एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात। जानकारी देंगे नौकरियों और एडमिशन्स की। दिखाएंगे सफर एक कामयाब शख्सियत का। रोजगार से कामयाबी तक हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन, बज़्म चराग़ां प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ़्तों से हम अपने इस प्रोग्राम में हम ज़बान उर्दू के इब्तदाई दौर की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल आपके अदबी ज़ौक़ की मज़ीद खिदमत के लिए दक्कनी ख़ित्ते में आज जिस हस्ती का ज़िक्र हम करने जा रहे हैं वो हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। नाजरीन, अब्दुल्ला कुतुब शाह के नाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर होने के साथ साथ उन गिनी चुनी हस्तियों में शामिल हैं जिनको हम उर्दू अदब की इमारत के सुतून या फिर संग बुनियाद कह सकते हैं। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि अब्दुल्ला कुतुब शाह की वलादत 1614 ईस्वी में हुई। हालांकि अपने पिछले कई प्रोग्रामों में हम इस बात का भी जिक्र करते आ रहे हैं कि उस दौर के शोरा के सने पैदाइश से लेकर तालीम और दीवान या दीगर तसानीफ को लेकर तारीख़ और सन तो दूर की बात, उस दौर के सलातीन के बारे में असली नाम और तखल्लुस को लेकर भी क़यास आराइयों का बाज़ार गर्म रहा और 20वीं सदी तक मुहक्किकीन व मुवस्सिरीन के लिए तहक़ीक़ का मौजू बना रहा। लेकिन अब्दुल्ला कुतुब शाह के बारे में इतना कुछ इसलिए मिलता है क्योंकि निज़ामुद्दीन अहमद अल सादी ने हदीक़तुस सलातीन में, जो कि अहद अब्दुल्लाह कुतुब शाह की तारीख़ भी है और उस बादशाह की सवा ने भी, इस किताब में सुल्तान की पैदाइश का दिन, तारीख़, यहाँ तक के वक्त भी मौजूद है। सुल्तान अब्दुल्ला एक इल्म दोस्त और पारखी नज़र रखने वाला हाकिम था। उसके दौर में इल्म व अदब की खिदमत करने और अपनी किस्मत आजमाने अनगिनत लोग आते थे। सुल्तान के दरवाजे हर आलिम और दानिश्वर के लिए हमेशा खुले हुए रहते थे। सुल्तान की इल्म परवरी और रतन पारखी की नज़र पत्थर और हीरे के फ़र्क को बखूबी पहचानती थी। अब्दुल्ला की इसी सच्ची इल्म दोस्ती ने उस दौर को उर्दू अदब का मायनाज दौर बताकर पेश किया है। हालांकि सियासी एतबार से अगर हम बात करें तो ये दौर कुतुब शाही सल्तनत के ज़वाल का शुरुआती दौर कहा जा सकता है, लेकिन हम इस बात को भी किसी तरह फरामोश नहीं कर सकते कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद गोलकुंडा में इल्म अदब के फ़लसफ़े को न सिर्फ बचाकर बल्कि सजा और संवार कर रखने में अब्दुल्ला कुतुब शाह एक मिसाली खादिम उर्दू बनकर उभरे थे। हालांकि अब्दुल्ला कुतुब शाह से पहले उनके वालिद मोहम्मद कुतुब शाह के दौर में इल्म अदब के मैदान में कुछ ख़ास तरक्की नहीं हुई थी, बल्कि अगर हम यूँ कहें कि इल्म अदब के मैदान में कुछ नाकाबिल तलाफ़ी गलतियाँ या हक़ तलफ़ियाँ हुई थीं तो गलत ना होगा। ऐसा ही एक वाक़या मशहूर शायर और नसर निगार मुल्ला वजही से जुड़ा हुआ है, जिनका जिक्र हम अपने पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं कि मुल्ला वजही, जिसने तवील उम्र पाई थी, सुल्तान अब्दुल्ला के वालिद मोहम्मद कुतुब शाह के दौर में गोशा नशीं होकर रह गया था। नौबत फाका कशी तक आ पहुंची थी, लेकिन
اسی ملا وجہی کو سلطان عبداللہ کے ادبی لگاؤ نے ایک بار پھر نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت دی بلکہ سبرس جیسی گراں قدر تصنیف بھی لکھوائی، جو ثابت ہے کہ سلطان کی اما پر ہی لکھی گئی تھی۔ اپنے ادبی پنرجنم، جی ہاں پنرجنم ہی یہاں ہمیں موضوع لفظ نظر آتا ہے، اور اپنے تئیں سلطان کے اس رویے کو جس طرح ملا وجہی بیان کرتے ہیں وہ نہ صرف ان کے کمال فن کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کی علم دوستی کی سچی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، پیش ہے عبداللہ قطب شاہ کی یہ غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی۔ بغیر ساقی بغیر پیالہ بغیر پیرت بغیر پیارے، بغیر ساقی بغیر پیالہ بغیر پیرت بغیر پیارے، دنیا کچھ تل تل سراہی کا صدا دیتا، بغیر ساقی بغیر پیالہ بغیر پیرت بغیر پیارے۔ چوندھیر کھیلے ہیں چمنا گمنا تو تج سوں گمنا، گمنا تو تج سوں گمنا، چوندھیر کھیلے ہیں چمنا گمنا تو تج سوں گمنا، گمنا تو تج سوں گمنا، یہ آرزو ہے ہمنا دن رات رے نگارا، یہ آرزو دن رات رے نگارا، دنیا پوجنے کی مج تل تل سوراہے کا صدا دیتا، بغیر ساقی مد رس منج پلانا فرصت یہی ہے آنا، فرصت یہی ہے آنا، مد رس منج پلانا فرصت یہی ہے آنا، فرصت یہی ہے آنا،
यो जियो है बाद बारा, इस जियों को क्या बताया, यो जियो है बाद बारा। दुनिया को जीने की तिल तिल सुराही का सदा देता बगैर साथी। चुधेर खेले हैं चमना, गमना तू तजसू गमना, गमना तू तजसू गमना। चुधेर खेले गमना तू तजसू गमना, गमना तू तजसू गमना। ये आरज़ू है हमना, दिन रात रहने गारा। ये आरज़ू रात रहने गारा, बगैर साथी बगैर प्याला, बगैर पीरत बगैर प्यारे, बगैर साथी। आशना हूँ मैं तेरे तर्ज सुखन से बाखूब, तेरी तहरीर है तकबीर भी वल्लाह क्या खूब। तूने रोशन कभी मजलिस तारीक को किया, तो कभी बज़्म चरागां को सजाया क्या खूब। तो नाजरीन, आज बज़्म चरागां प्रोग्राम में आपका फिर एक बार खैर मक़दम है, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सफदर इमाम कादरी साहब। आदाब। डॉक्टर सफदर इमाम कादरी साहब पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक़ सदर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, और आज भी प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उर्दू के फ़रोग़ के लिए रवां दवां हैं। तो आइए नाजरीन, हम आपको अपने मेहमान से मिलवा देते हैं। डॉक्टर सफदर साहब, आपका बज़्म चरागां प्रोग्राम में खैर मक़दम है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है बातचीत का, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाही अहद में अब्दुल्ला कुतुब शाह पर बात करेंगे। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह की हयात पर बात करें। अब्दुल्ला कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाती है और उसकी बेटी हयात बख्शी बेगम का बेटा है। अब्दुल्ला कुतुब शाह बहुत कम उम्र में 12 बरस की उम्र में बरसर इक़्तिदार हुआ, और तकरीबन 47 बरस तक उसने हुकूमत की, और 1672 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ। कुतुब शाही अहद में उससे बड़े स्पेन तक किसी ने हुकूमत नहीं की। इस एतबार से उसे कुतुब शाही अहद के अहद हुकूमत का सबसे बड़ा रूलर या सबसे बड़े ज़माने को कवर करने वाला बादशाह भी कहा जा सकता है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के खिदमात पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहला वह मोड़ है कि उसने हुकूमत में मकामी रस्म व रिवाज को बड़ी अहमियत दी, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ही अंदाज में उसने हुकूमत की। उसने कोशिश की कि अपने मुल्क और जहांदारी के उसूलों को वह समझे और मुग़ल हुक्मरानों से अलग एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र रखे और ख़ास तौर से तवक्कुल पसंदी को अपनी शायरी का मौजू बनाया, अपने अदब का हिस्सा बनाया। उसने कोशिश की कि दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाना है तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में रहते हुए अमन व अमान का
पैगाम मुल्क में फैलाया जाए, लोगों के बीच रखा जाए। ये उसने अपनी शायरी का थीम रखा और इसमें वो बहुत कामयाब हुआ। इसमें जो एक अहम पहलू और हमारे जहन में आता है वो ये कि जब उनके ज़माने में लिटरेचर और सोसाइटी के प्रमोशन की हम बात करें, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि उनके लिटरेचर और सोसाइटी का प्रमोशन उस वक्त उनका क्या रोल था? देखिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में 3 बहुत इम्पोर्टेंट शायर मिलते हैं। सबसे पहला शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर जो उस ज़माने में ज़िंदा है, मुल्ला वजही, जिसने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर वो अपनी बेमिसाल तहरीर और नस्र का दक्कनी हिंदुस्तान का सबसे पहला नमूना सबरस लिखा। उसके दौरे हुकूमत का दूसरा जो सबसे बड़ा कारनामा है वो उसका दरबारी शायर था, जो गव्वासी जिसे कहते हैं, मुल्ला गव्वासी, जो यूं तो मुल्ला वजही का मुकाबिल था और उससे चश्मके रहती थी, लेकिन गव्वासी ने उस ज़माने में 3 मसनवियाँ लिखी। पहली मसनवी थी सैफुल मलूक वो बदिउज्जमाल, उसके बाद उसने मीना सतवंती लिखी और वह भी फिर तूती नामा लिखी। ये 3 मसनवियाँ हैं और उससे पता चलता है कि उस ज़माने में ज़बान का क्या मेयार है और बदलती हुई उर्दू किस शक्ल में सामने आती है। अब्दुल्ला कुतुब शाह सादा ज़बान और आसान ज़बान के इस्तेमाल का जुया था, वो कोशिश करता था। उसने अपने नाना या उस ज़माने की ज़बान में ये इस्लाह की थी और सादगी की तरफ बढ़ा था। तो ख़ास तौर से गव्वासी ने इस मुहिम में शिरकत की और गव्वासी आगे बढ़ता रहा। तीसरा शायर उस ज़माने का सबसे अहम फूलबन का मुसन्निफ़ इब्न निशाती है। इब्न निशाती ने जो मसनवी लिखी फूलबन, तो उसके नाम से ही कि भाई फूलों का बाग है और उसकी वो मसनवी लिखता है। तो इस तौर पे अगर हम कुतुब शाही हुक्मरानों के कारनामों की बात करें और उनके अहदे हुकूमत में अदब के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करें, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद सबसे बड़ा कारनामा, सबसे बेहतरीन अहद अब्दुल्ला कुतुब शाह का है। ये शेर व अदब कहीं ना कहीं इंसानियत के फ़रोग़ का काम कर रहे थे कुतुब शाही दौर में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि अब्दुल्ला कुतुब शाह की तसव्वुफ़ वाली ज़िंदगी और हयात पर भी रोशनी डालें। अब्दुल्ला कुतुब शाह की खूबी यह है कि उसकी शायरी में तसव्वुफ़ की तालीमात भरी पड़ी है। एक बादशाह से आमतौर से उम्मीद ये की जाती है कि वो बादशाह हुकूमत के कामों में लगा रहता है और कोशिश करता है कि जो जहांदारी है उसी को निभाए, लेकिन उसकी शायरी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा आदमी है जो दुनिया में अपना जी नहीं लगाता है, दुनिया के कामों में नहीं लगता है, बल्कि वो चाहता है कि भाई ये दुनिया फ़ानी है और दुनिया बेसबात है, दुनिया छोड़कर निकलना है, इसलिए दुनिया में जी नहीं लगाना है। वो बार बार बेसबाती दुनिया और दुनिया में ही कुछ करके गुज़र जाना है, यह बात वो बार बार कहता है। तो तसव्वुफ़ की तालीमात उसमें हैं और उसने सूफ़ियों को और ख़ास तौर से ऐसे शोरा को जो तसव्वुफ़ पसंद थे, उनको उसने पसंद किया और अपने दरबार से जोड़ा। ख़ुद इसकी शायरी में भी तसव्वुफ़ की तालीमात भरी पड़ी है। वो सूफ़ी की तरह से नहीं रह सकता था, एक बादशाह था, लेकिन उसने तसव्वुफ़ की तालीमात को अपनाया और जिसको हम कहते हैं कि शायर अपनी ज़िंदगी में, अपनी शायरी में एक अलग तरह के एग्ज़ाइल सफ़र करता है और एग्ज़ाइल में रहता है, तो वो अपने आप में जो अपने जी में हिजरत होती है उसमें उसने तसव्वुफ़ को बुनियाद बनाया। और इसीलिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह को तसव्वुफ़ और सूफियाना तालीमात के लिए हम याद करते हैं। डॉक्टर सफदर साहब, बहुत तफसीली मालूमात आप बता रहे हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह पर, उनकी तसव्वुफ़ की ज़िंदगी, उनकी शायराना ज़िंदगी, उनकी अदब की ज़िंदगी, उनका बादशाहाना ज़िंदगी, सब पर लेकिन एक जो आपने दौरान गुफ्तगू बात कही है बहुत अहम बताई, ये कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर उन्होंने जो है बादशाहत की है। एक पहलू जो बचा नज़र आता है वो ये, क्या उनके दौर में कुछ फतूहात हुई, क्या उनके दौर में मुल्क का बॉर्डर बढ़ा, क्या सरहदों को भी बढ़ाया गया? तमाम शेर व अदब की मशगूलियात के साथ और अपनी सूफियाना ज़िंदगी के साथ उन्होंने मुल्क की सरहदों को भी बढ़ाने का काम किया। देखिए, वो अपने ज़माने में सबसे मकबूल बादशाह के 12 बरस के बाद हुकूमत में आया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उससे पहले उसके वालिद इब्राहिम कुतुब शाह ने उस डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा फैलाया। जिस तरह से अगर अकबर आज़म के बाद कोई मुग़ल डायनेस्टी में बादशाह होगा तो हर बार उसका एक तरह से वो
मुआजना किया जाएगा कि भाई वो उससे बड़ा हुआ या नहीं। इस बादशाहत में भी अब्दुल्ला कुतुब शाह का ये ज़रूर मसला है कि वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जैसे सबसे मकबूल बादशाह के बाद में आता है। अच्छा, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि वही ज़माना है जब मुग़लों की साजिशें और मुग़ल धीरे धीरे किनारे से इस हुक्मरानी में आते जा रहे थे, बढ़ रहे थे। और उससे सिर्फ 14 बरस के बाद आलमगीर औरंगज़ेब आलमगीर आता है और फतेहाबी करता है। तो कुतुब शाही अहद के उरूज का वो ज़माना नहीं। अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद पर जब गौर करते हैं तो उसका 2 पार्ट है। अर्ली पार्ट में उरूज है, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला थम जाता है और धीरे धीरे वह सिलसिला शुरू होता है जो अबुल हसन ताना शाह के ज़माने में आके ज़वाल की तरफ बढ़ता है। इसलिए वो रूलर के तौर पे उसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह जैसा तो नहीं देख सकते, लेकिन उसने ये ज़रूर कोशिश की कि अपने ज़माने में अमन व अमान हो, बेअमनी नहीं रहे, और अदब और फ़न और जो तहज़ीबी माहौल है उसमें खैर सगाली का जज्बा कायम हो। खैर सगाली का जज्बा कायम हो, इस पर उनकी ज़िंदगी का महवर था, उनकी ज़िंदगी का मकसद था। मोहब्बत हो, प्यार हो, भाईचारा हो, अमन हो, शांति हो, ये तमाम सलातीन का मकसद हयात था। आपकी गुफ्तगू से हमने ये अख़ज़ किया और हमें उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने ये प्रोग्राम सुना, महसूस हुए होंगे। और डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में यानी बज़्म चराग़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और अपने नाज़रीन के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बहुत तहम्मुल के साथ हमारा प्रोग्राम सुना। डॉक्टर साहब, अगर आप न होते तो बहार कैसे आती चमन में मेरे, तो आप थे तो बहार आई। और इसी के साथ मैं नाज़रीन से भी कहूँ कि नाज़रीन न प्रोग्राम देखते तो हमारी खुशबू कैसे बिखरती। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि इस मौजू पर मैं इज़हार ख्याल कर सकूं और मेरी बात दुनिया तक पहुंच सके। आपका बहुत 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 शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत से आपको मुतारिफ़ करवाया वो न सिर्फ़ इल्म दोस्त था और न उसने दक्नी उर्दू की गिरा कदर खिदमत की, बल्कि उसके दौर में कुली कुतुब शाही दौर के बाद एक बार फिर उर्दू ज़बान व अदब से जुड़े आलिमों को एक ठिकाना मिला। अगर यूँ कहें कि उर्दू दानों और फ़ारसी दानों को भी कसरत से अपने कारनामे कलमबंद करने में इस दौर में कामयाबी हासिल हुई तो कोई गलत ना होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने अब तक आपसे गोलकुंडा के इस 7वें ताजदार को बहैसियत एक शायर मुतारिफ़ नहीं कराया। हम बस इतना ही कहेंगे कि सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह पर बात जारी रहेगी, ये तो महज एक तमहीद थी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको बज़्म चराग़ा प्रोग्राम की ये कड़ी पसंद आई होगी। आइंदा भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, इस उम्मीद पर हम आपसे लेते हैं विदा। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।